यह नियमावली कहीं से भी चलने वाली नहीं है, अनचल्लू नियमावली है। और इस प्रकार की जो नियमावली है, विसंगतियों से भरी हुई नियमावली, यह टिकने वाली नहीं है। इसलिए सरकार यह जल्दीबाजी दिखा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। बिहार शिक्षक नियमावली 2023 काफ़ी विरोधाभास है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी सर है। सर, आपको स्वागत है। सर, नई शिक्षक नियमावली के विरोध में आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार काफ़ी तेज़ी से परीक्षा की तैयारी कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार जिसको डर होता है वही ज़्यादा तेजी दिखाता है। अगर किसान को आंधी तूफान आने का डर नहीं हो तो वह खेतों में फसलों को समेटने में जल्दीबाजी नहीं करेगा। अगर आपको दुर्घटना का डर नहीं हो तो आप तेज़ी से सड़क छोड़ कर के किनारे नहीं जाएंगे। तो कोई भी जल्दीबाजी दिखा रहा है, इसका मतलब उसको डर है, और डर के कारण सरकार जल्दीबाजी में है। सरकार जान रही है कि यह जो नियमावली लाई गई है, यह नियमावली थोपी जा रही है। यह नियमावली कहीं से भी चलने वाली नहीं है, अनचल्लू नियमावली है। सर, आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या सरकार इस पर पहल कर रही है? आप लोगों को वार्ता के लिए सरकार बुलाई है कि नहीं? देखिए, सरकार वार्ता के लिए तब न बुलाती जब वह राजतंत्र लोकतंत्र के अंतर को समझ पाती है। सरकार तो समझ नहीं रही है। सरकार तो बिल्कुल एकदम राजतांत्रिक व्यवस्था चला रही है। लोकतंत्र तो बिहार में है नहीं, ये तो न्यूनतम लोकतंत्र भी नहीं है। यहाँ पर लोकतंत्र में लोक लज्जा होती है, लोकतंत्र में विरोधियों की बात सुनी जाती है, लोकतंत्र में हर आम व्यक्ति जो होता है वह खास व्यक्ति के लिए प्रेरणा का एक माध्यम हो सकता है। इस दृष्टिकोण से अगर सोचिएगा तब तो लोकतंत्र की अवधारणा यहाँ पर फलीभूत होगी। राज्य में लोकतंत्र नहीं है। जब पहले ही कोई व्यक्ति यह सोच ले कि हमने जो सोच लिया वही सही है, यही दुनिया का अंतिम सत्य है, इसके बाद कोई परासत्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तो उसको क्या कहा जाएगा? यह तो राजतंत्र से भी ऊपर है, यह तो तानाशाही है, यह तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप चल रहा है। तो जहाँ पर डिक्टेटरशिप चलेगा वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ बनती है। कोई वार्ता सरकार क्यों करेगी? आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बयान दिए हैं कि नवनियुक्त शिक्षक इसमें शामिल है कि नहीं मुझे पता नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? अभी तक किसी को पता नहीं है। हकीकत यही है, न वो आयोग को पता है और न शिक्षा विभाग को पता है। क्या शिक्षा विभाग को पता है? शिक्षा विभाग को यह पता ही नहीं है। जब नियमावली आई, सबसे पहले जो नियमावली का प्रारूप तैयार हुआ था वह 10 जनवरी को नियमावली का प्रारूप तैयार हुआ। 10 जनवरी को जो नियमावली का प्रारूप तैयार हुआ था उसमें नीचे जो प्रिंटेड है उसमें डेट नीचे 10 जनवरी लिखा हुआ है। और 23 फरवरी को माननीय शिक्षा मंत्री ने सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने हाउस में कह दिया कि हमने सिग्नेचर कर दिया है और नियमावली कैबिनेट को भेज दी गई है पास करने के लिए। लेकिन जो नियमावली अभी सामने आई, उस नियमावली का जो प्रारूप जो टाइप किया हुआ है, उस प्रारूप को आप देखिए, उसमें 7 अप्रैल का डेट है। तो 7 अप्रैल को प्रारूप टाइप होता है और 10 अप्रैल को नोटिफिकेशन हो जाता है। तो यदि 7 अप्रैल को जिस नियमावली का प्रारूप टाइप किया गया है, तैयार किया गया है, तो 23 फरवरी को शिक्षा मंत्री जी उसको कैसे कैबिनेट में भेज सकते थे? स्पष्ट है, शिक्षा विभाग की जो नियमावली है वो अलग है और लाई गई नियमावली अलग है। यह जो नियमावली है यह एक सुपर गवर्नमेंट के द्वारा तैयार की गई है। यह जो गवर्नमेंट का स्वरूप दिखता है वास्तव में गवर्नमेंट का वह स्वरूप नहीं है। यहाँ विभाग के जो अधिकारी हैं, विभाग के जो मंत्री हैं, उन्हें भी पता नहीं है कि कौन नियमावली कहाँ से आ गई, कैसे आ गई। यह सब यहाँ पर दैवी सत्ता का सिद्धांत चल रहा है कि जो है ऊपर ऊपर चल रहा है। कैबिनेट के ऊपर भी सुपर कैबिनेट चलता है, सरकार में भी एक सुपर सरकार चल रही है जो एक छिपी हुई सरकार है, जो यह रहस्यमयी सरकार है। पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से नियमावली आ गई और कैसे हुई। यह शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी पता नहीं है। सर, नई नियमावली के विरुद्ध आप लोग हाईकोर्ट में याचिका दायर किए हैं, किन किन बिंदुओं पर आपत्ति है? हाईकोर्ट में हम लोगों ने जो मुख्य रूप से जो आपत्ति दर्ज की है उसमें सबसे पहली बात यह है कि पूर्व से जो लोग काम कर रहे हैं उनको 20 वर्ष हो गए काम करते हुए, और आज के डेट में फिर उनको आप नए अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा में शामिल होने के लिए कह रहे हैं। और किस पद के लिए कह रहे हैं? तो जो रिक्तियां जो निर्धारित की जा रही है वह छात्र शिक्षक अनुपात में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसके अंतर्गत रिक्तियों का निर्धारण किया गया है, जिसमें पूर्व से जो कार्यरत लोग हैं उनके भी अस्तित्व को स्वीकार करते हुए जो आवश्यक कार्यबल है उस पदों पर बहाली होनी है, उन पदों पर बहाली होने वाली। तो जो आवश्यक पद है वह हमारे पूर्व से कार्यरत बल के इक्विवेलेंट है, वह पैरेलल है।
तो जो पैरेलल है तो ऑलरेडी तो हम उस पद पर कार्य कर ही रहे हैं। जो आवश्यक स्वीकृत जो आवश्यक कार्य बल आपको चाहिए था उसके विरुद्ध हम कार्यरत हैं। हमारी जो रिक्ति पहले से निर्धारित की गई थी उस पर हम सामंजित हैं। तो फिर हम उसी पद पर बहाली के लिए हम क्यों आएंगे? और हम जब उस पर आएंगे तो फिर नए वाले लोगों के साथ हम कैसे बैठेंगे? और सोचने की बात है कि जो पूर्व से कार्यरत शिक्षक हैं वो फिर नए सिरे से बहाल होंगे, तो जो पूर्व में ये कार्यरत है, जिस पद पर ये कार्यरत है, वो तो पद खाली हो गया। क्योंकि यहाँ तो छात्र के अनुपात में शिक्षक है, तो छात्र के अनुपात में जो आवश्यक कार्यबल था वह एक खाली हुआ, एक भरा। तो ये चलनी से पानी चाल रहे हैं, एक तरफ में पानी डालो, दूसरे से पानी निकालो, तो ये तो हमेशा का हमेशा वैकेंट रहेगा। तो ये सबसे बड़ा मामला है। दूसरी बात कि पूर्व से जो भी शिक्षक कार्यरत हैं उसमें जो भी लोग शिक्षा मित्र से के रूप में आए थे, या उसके बाद जो नियोजित शिक्षक के पद पर आए थे, जो नॉन टेट हैं, टीईटी नहीं किए, 2012 के पहले के, तो 2012 के पहले के जो लोग हैं वह टीईटी किए ही नहीं हैं, तो फिर नए सिरे से जो आप एक फिल्टर प्रोसेस ला रहे हैं उसमें उसको आप कैसे शामिल कर सकते हैं? क्योंकि जब भी कोई बहाली होती है तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत एनसीटी के द्वारा तय किए गए मानकों के अनुरूप शिक्षकों की अर्हता निर्धारित की जाती है, और उसको जो फुलफिल करेगा वही ना टीचर बनेगा। तो आज वर्तमान जो परिस्थिति है, उस वर्तमान परिस्थिति में एनसीटी ने तय कर रखा है कि टीचर ट्रेंड होना चाहिए और टीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए। तो जो पूर्व से कार्यरत लोग हैं, जैसे मान लिया कोई 99 बैच का ही टीचर होगा, नियोजित शिक्षक की बात छोड़ दीजिए, रेगुलर टीचर होगा, तो क्या ऑलरेडी वह पूर्व से टीचर है, इसके बावजूद क्या वह फिर शिक्षक पद के लिए योग्य है? आज के डेट में नियुक्ति के लिए योग्य है? वो आज के लिए नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा, क्योंकि वो टीईटी पास नहीं है। तो जो लोग भी नॉन टीईटी हैं और उसको केवल दक्षता पास उत्तीर्ण होने के आधार पर, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के आधार पर आप सम्मिलित कर देंगे, तो यह बिल्कुल एनसीटी के नॉर्म्स के खिलाफ है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली जो बनेगी एनसीटी के गाइडलाइन के अनुकूल बन सकती है, इसमें नहीं बना सकता है, क्योंकि दक्षता को पात्रता कभी नहीं माना गया है और माना भी नहीं जा सकता है, क्योंकि पात्रता परीक्षा को 1 to 5 के लिए अलग और 6 to 8 के लिए अलग डिमार्केशन किया हुआ है उसमें। तो दक्षता परीक्षा में तो कोई डिमार्केशन है नहीं, या तो 1 to 8 के लिए सबके लिए एक ही है। तो दक्षता को पात्रता नहीं माना जा सकता है, और जो दक्षता परीक्षा पास है इसके आधार पर किसी को आज के डेट में फ्रेश रिक्रूटमेंट में आप शामिल नहीं कर सकते हैं, या बिल्कुल इलीगल है, या नहीं चलेगा, कानूनी रूप से गलत है। दूसरी बात, इन्होंने जो नियुक्ति की नियमावली लाई, अस्थायी नियुक्ति की नियमावली लाई है, राज्यकर्मी की नियुक्ति की नियमावली लाई है, तो कोई भी सरकार इस पूरे देश के अंदर, जो हमारा जो संवैधानिक जो फेडरल स्ट्रक्चर है अपने देश का, उसमें कोई भी राज्य सरकार जब नियुक्ति करेगी, अस्थायी नियुक्ति करेगी, सरकार के स्तर से कोई नियुक्ति करेगी, उस नियुक्ति में आप डोमिसाइल की पॉलिसी नहीं ला सकते हैं। डोमिसाइल की पॉलिसी इसमें लागू की गई है कि बिहार का अस्थायी निवासी है वही आवेदन दे सकता है। यह आर्टिकल 14-15 का वायलेशन है। यह संविधान के द्वारा अवसर की समता का जो प्रदत्त जो मौलिक अधिकार है, यह इसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है, इसलिए यह नियमावली नहीं चलेगी। मैं बता दूं आपको, झारखंड की सरकार भी इसी प्रकार से एक अध्यापक नियमावली लाई पिछले साल 2022 में, और उस नियमावली में वह डोमिसाइल डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट वह डोमिसाइल की पॉलिसी थी। उस पॉलिसी में कहा कि झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट होना चाहिए, मतलब हो गया कि झारखंड का निवासी होना चाहिए। तो झारखंड बोर्ड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट को ही उन्होंने अलाउ किया। मामला हाई कोर्ट चला गया और झारखंड हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर को उस नियमावली को रद्द कर दिया, कहा कि नहीं, यह नियमावली चलने वाली नहीं है, इसलिए इनकी नियमावली माननीय उच्च न्यायालय में कहीं भी टिकने वाली नहीं है। ये सुनवाई कब तक होने वाली है? 19 तारीख को हाई कोर्ट खुल जाएगा। अभी समर वेकेशन चल रहा है, कोर्ट खुलने के साथ ही हम लोग इसके लिए पहल करेंगे, और माननीय विद्वान अधिवक्ताओं के माध्यम से हम लोग इसकी तैयारी में हैं। अपनी बात को हम लोग न्यायालय में रखेंगे और ये नियमावली इनकी नहीं चलेगी। देखिए, ये जब भी कोई नियमावली लाएंगे, प्रधान शिक्षक की नियमावली लाई थी इसी प्रकार से, तो प्रधान शिक्षक की नियमावली का क्या हुआ? हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया ना, उसी प्रकार से यह नियमावली में रद्द हो जाएगी। सर, आप लोगों ने तमाम शिक्षक संगठनों की बैठक हुई थी पटना में, इसमें क्या रणनीति बनी? शिक्षक संगठनों की बैठक हुई और शिक्षक संगठनों के द्वारा आंदोलन लगातार चल रहा है। माध्यमिक शिक्षक संघ में भी आंदोलन कर रहा है। अभी हाल ही में हम माध्यमिक शिक्षक संघ के नेताओं से मिले हैं और बहुत सारे जनप्रतिनिधियों से भी हम लोगों की मुलाकात हो रही है, बात हो रही है,
और एक मुकम्मल लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर सरकार नहीं सुनती है तो लोकतंत्र में हम लोग संख्या बल प्रदर्शित करेंगे कि हमारी जो ताकत है आप इसको देखिए। और सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार यह नहीं जान रही है, यह मामला सरकार के आपसी खींचातान का है। यह मुझे जो लगता है कि यह राजद और जदयू के दोनों के खींचतान, क्रेडिट लेने की होड़ में शिक्षकों को पीसा जा रहा है। क्योंकि चुनाव के समय में जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, ये घूम घूम करके कह रहे थे कि हम जब सरकार में आएंगे तो नियोजित शिक्षकों को ये देंगे, वो देंगे, समान काम का समान वेतन देंगे, राजकर्मी बनाएंगे ये। तो और शिक्षा मंत्री भी बार बार जब आए तो ये भी बार बार कहने लगे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ढेर सारी घोषणाएं करते चले जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जदयू के लोगों को या माननीय मुख्यमंत्री जी को यह लगा, यह जो मेरी यहाँ तक समझ है कि उनको यह लगा कि राजद वाले को कहीं इसका क्रेडिट न मिल जाए, इसलिए जानबूझकर ऐसी पॉलिसी लाई गई ताकि शिक्षक जो है बगावत के मूड में आ जाए, विरोध के स्वर में आ जाए। तो शिक्षक विरोध का स्वर सभी जगह सुना रहे हैं। तो यह सरकार के जो घटक दल हैं, उन घटक दलों की आपसी खींचातान, अंतर्द्वंद की राजनीति, इसमें शिक्षकों को पीसा जा रहा है। अच्छा सर, महागठबंधन के कुछ विधायक आप लोगों के सपोर्ट में, क्या वो अपना राजनीतिक फायदा ले रहे हैं कि आप लोगों का समर्थन कर रहे हैं? राजनीति में जो कुछ भी होता है लोग अपने अपने नफा नुकसान के दृष्टिकोण से करते हैं। तो जो घटक दल के लोग हैं, जो हम लोगों के साथ में हैं, अगर वो दिल से साथ हैं तो मैं धन्यवाद देता हूं उनको। वो अगर वास्तव में ये शिक्षकों के मुद्दे पर हमारे साथ हैं और ये लगता है कि बिहार के लाखों नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को, सरकार को चाहिए था अल्टीमेटम देते। जो माले के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, जो भी शिक्षकों के हित में बयान दे रहे हैं, इन लोगों को चाहिए कि ये सभी लोग लिखित रूप में सरकार को दे देते कि आप इनसे निगोशिएशन कीजिए, इनकी जायज मांगों को मानिए, नहीं तो हम आपसे समर्थन वापस लेंगे, और सरकार से समर्थन वापस ले। तो ये नाराजगी भी दिखा रहे हैं और सरकार में बने हुए भी हैं। तो ये तो राजनीति मुझे समझ में नहीं आती है। और इस तरह की जो राजनीति है, शायद इसी को दोगली राजनीति कहते हैं।